सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फॉर इन फाइन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये वाला जो लेसन है, हमारा फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो उस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था ऑलमोस्ट राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमने बहुत सारा एक्टिविटी करा था, 2-3 एक्टिविटी, एंड देखा था कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होगा कहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या चीजें अपने को कंडीशन होंगी जहाँ पे अपने को पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये पहला एक्टिविटी देखा था। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट एयर, ठीक है। तो उस एयर के जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, एयर के प्रेजेंस, एयर में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके प्रेजेंट में ये जो है मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहा है। तो उसके बाद जो अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि एक पाउडर फॉर्म में अपने को इस प्लेट में मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी था, दिस इज अवर मैग्नीशियम रिबन। एंड यहाँ पे क्या था, अपने को जलने के बाद जो फ्लेम था उसका कलर था डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम, एंड ये जो है व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, राइट। हमने ये भी देखा था कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे पहचानेंगे। तो जहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब लाइक वाटर से सॉलिड हो रहा है, लाइक मतलब पानी से बर्फ बन रहा है या फिर दूध से दही बन रहा है, तो वहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, लाइक जैसे आप दूध ले लो, दूध के अंदर जब कॉफी बनाते हो तो उसका क्या है, जब आप कॉफी डालते हो तो कलर चेंज हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, राइट। इवोल्यूशन ऑफ गैस बहुत ही सिंपल है। जैसे आप किसी भी चीज को गर्म कर लो, लाइक वाटर को गर्म कर लो, तो उसमें क्या है, स्टीम फॉर्म में जो है गैस अपने को प्राप्त होता है, तो वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक कार्बोनॉल को जब मिक्स किया था, तो अपने को यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा था, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ठीक है। हमने ये सब देखा है फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको देखे पहले, ठीक है, तब जाके थोड़ा सा मतलब आपको अच्छे समझ में आएगा। लेकिन हम लोगों ने इतना तक कवर किया था, ये सारा चीज हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, राइट। सो ये जो सेकेंड एक्टिविटी था कुछ इस तरीके से था कि जिंक कार्बोनॉल को अपन ले रहे थे, एंड उसके साथ जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड अलग होता है और डाइल्यूट अलग होता है, ठीक है, इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। सो उसको क्या है, मिला रहे थे, तो अपने को क्या मिल रहा था यहाँ पे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। ये सेटअप है ये इस रिएक्शन का, क्योंकि अपने को यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कहीं पे कलेक्ट कर सकते हैं अपन किसी भी सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो ये एक्टिविटी था, सेकेंड एक्टिविटी। सो हम लोगों ने ये सब देख लिया था, एंड हमने केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में। एंड दिस इज अ वर्ड फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, देन विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड ये रिएक्टेंट कहलाता है, ये प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। जो भी पार्टिसिपेट करता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड जैसे दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो तो उसको जो है प्लस चिन्ह से अपन जोड़ करके लिखते हैं, राइट। ये सब हमने देख लिया था ये सब चीज। फिर राइटिंग केमिकल इक्वेशन इन स्केलेटल फॉर्म, सो दिस इज द स्केलेटल फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट। स्केलेटल फॉर्म किसको बोलते हैं, जैसे अपने पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं अपन, H, ठीक है। उस एलिमेंट को दिखाने के लिए अपन H यूज करते हैं। या फिर जैसे आप ले लो सोडियम है, सोडियम के लिए अपन सिंबल यूज करते हैं Na, ठीक है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो एलिमेंट को अपन दिखाने के लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं, तो उस फॉर्म में अपन केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्केलेटल फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट। हमने ये सब भी देख लिया था अपने पहले लेक्चर के अंदर ही। तो हम लोग जो है अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, राइट। सो दिस इज वेरी इजी। इसके अंदर क्या है, इस बुक के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो पहले अपन जो है इसी स्टेप के अनुसार चलेंगे, ठीक है। 5-6 स्टेप आपको मिलेगा इस बुक के अंदर, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है, ठीक है। बाकी मैं तो क्या है ऊपर से बताऊंगा आपको, मतलब बाद में, अभी तो नहीं, अभी तो अपन इस बुक के अनुसार ही चलेंगे। लेकिन जैसे फास्ट मतलब जो कंपटीशन में कैसे उसको, अगर आप एनटीएससी वगैरह एग्जाम दे दो तो किस तरीके से अपन जल्दी से कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसी प्रोसेस को जब आप यूज करोगे एंड प्रैक्टिस जब करोगे बहुत सारे इक्वेशंस को बैलेंस करने का, तो आप खुद ही सीख जाओगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैग्नीशियम है Mg, एंड ऑक्सीजन को, ठीक है, इसके प्रेजेंस में जलाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम को, तो अपने को क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऊपर लिखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो अपने को क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब ये कैसे हुआ, अब सबसे पहले तो इसको जो है देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंसिंग करने के लिए क्या होता है,
अपने को देखना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो जो है राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट के साइड उस एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है बराबर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम जितना इधर है, मैग्नीशियम इधर कितना है 1, इधर भी 1 है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है। बट ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, यहाँ पे क्या है, ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स है, सॉरी 2 एटम है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट के अंदर, मतलब ये रिएक्टेंट अपना इस साइड रिएक्टेंट इसको बोलते हैं, मतलब 2 है। लेकिन राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट के अंदर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसके अंदर अपने पास ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ 1 है। तो ये बैलेंस है क्या? नहीं, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन जो है थोड़ा बहुत कुछ स्टेप यूज करते हैं, उसी को देखेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट बैलेंस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है, हम लोगों ने काफी टाइम किया है, मतलब आप लोगों ने तो नहीं, मैंने काफी टाइम किया है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 लगा दूं, इधर 2 लगा दूं, अब ये बैलेंस्ड हो गया। देखो 2 मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, इधर भी 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन इधर 2 था ही, अब इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया इस 2 को रखने के बाद। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या है स्टेप फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम में जो आपको डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप डायरेक्ट अगर करते हो तो वहाँ पे मार्क्स कट जाएगा आपको। अब 1 मार्क्स में हो, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो यू कैन डू लाइक दैट। ठीक है, बट अगर 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में आ जाए इक्वेशंस तो उसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंबर कटेंगे, वहाँ पे स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने देखा कि वो जो है रिएक्शन जो है एक्चुअली बैलेंस्ड नहीं था। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ ये सब जो है। सो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th, सॉरी 9th। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको लिख लो कहीं पे। ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मतलब अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कहीं पे तो उसके अंदर क्या है, मास ना तो आप बना सकते हो एक्स्ट्रा और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब कि मास जितना इधर था उतना ही मास इधर होना चाहिए केमिकल रिएक्शन के बाद या फिर पहले भी, मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब इधर जितना मास होगा उतना ही मास इधर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए रिएक्शन से पहले इधर सब चीज मिला के जितने भी एटम और एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, उसका वेट मान लीजिए 5 kg था, लेट सपोज। ठीक है, अब रिएक्शन के बाद भी आपको जो है 5 kg ही होना चाहिए आपके पास, तभी जाकर के ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, इस लॉ को जो है फॉलो करेगा, और ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब जहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर जो मास डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप और ना ही मास को बना सकते हैं। मतलब मास जितना था पहले उतना ही बाद में भी होना चाहिए। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अनुसार। राइट, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपका जो है 2 नंबर के अंदर आ सकता है ये वाला, तो आप इसको याद रखना। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मास कंजर्वेशन। राइट, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड और इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, so that is the total mass of element present in product of chemical reaction has to be equal, right? Total mass of element present in reactant, मतलब जो भी मैंने बताया, इधर रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट होता है, जितना मास इधर होना चाहिए उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी अपने को मिलना चाहिए। ठीक है, यही सब लिख रखा है। इन अदर वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने देखा कि मास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमने देखा कि रिएक्टेंट का मास, इसका मास और इसका मास जो है दोनों का बराबर होना चाहिए आफ्टर एंड बिफोर रिएक्शन। अब अपने तरीके से क्या बोल सकते हैं कि इधर जिस मान लीजिए मैग्नीशियम ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन के अंदर, जैसा कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर देखा था, तो अपने को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो ये बोल रहा है कि मास बराबर हो या फिर नंबर ऑफ एटम, जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन के अंदर उसका नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर हो, तब भी जाकर के जो है वहां पे मास जो है बैलेंस्ड रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा, वहां पे भी मास कंजर्वेशन होगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम अगर जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उसका बराबर हो सब। तो जैसे मैग्नीशियम है यहाँ पे 1 है लेकिन ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो दोनों साइड बराबर नहीं है, मतलब ये जो है अभी बैलेंस्ड नहीं है, मतलब ये यहाँ पे अभी मास कंजर्व नहीं है। ठीक है, अब मास को अपने को कंजर्व करना है, मतलब उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड करना है, सिंपल सा। ठीक है, अगर मास जहाँ पे कंजर्व हो गया तो वहां पे क्या बोलेंगे, द रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा वो। ठीक है, जहाँ पे मास दोनों साइड बराबर होगा तो बैलेंस्ड होगा ऑलरेडी। ठीक है,
तो मतलब मास को बराबर करने के लिए अपन जो है नंबर ऑफ एटम इस साइड और इस साइड जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन के अंदर उसको बराबर करते हैं, उसी को अपन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। राइट, सो we need to balance a skeletal chemical equation. Is the chemical equation this balanced? मतलब ये वाला इक्वेशन 1.2 देख लेना आप, ठीक है, बुक के अंदर। तो ये बैलेंस्ड नहीं था, ठीक है, पहले जो ये रिएक्शन हो रहा है ये वाला, ठीक है, ये बैलेंस्ड नहीं है अभी, ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है। तो वो बोल रहा है कि आप चेक करो बैलेंस्ड है क्या, तो बैलेंस नहीं है ये वाला रिएक्शन 1.2 आप देख लेना ऊपर। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये आपको बताएंगे कैसे फॉलो करना है आपको स्टेप, ठीक है, इसके अंदर सारा चीज लिखा हुआ है, वो अभी देखेंगे अपन, ठीक है, कैसे बैलेंस करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि आप स्टेप वाइज ही आपको चलना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आप अभी बच्चे हो, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे, जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, बड़े मतलब जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चन को, तो आप उसको कर पाओगे आसानी से, ठीक है। सो जैसे दिया गया है द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंट, एक्टिविटी 1.3 को देखना आप, तो उसके अंदर क्या था, एक हमने ये वाला लिया था, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे लगा रखा था, यहाँ से H2 गैस निकल रहा था, यहाँ पे क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, ठीक है, एंड इसके अंदर हमने जिंक को डाला था, जिंक कार्बोनॉल को, यहाँ पे अपने को H2 गैस मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है, वही एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.3। सो दिस इज द वर्ड फॉर्म ऑफ एक्टिविटी 1.3। सो जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो अपने को क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये वाला, ठीक है, अपने को ये मिल रहा था। उसके अंदर जो यहाँ पे बच गया था रिएक्शन के बाद, वो जिंक सल्फेट बच रहा था, राइट। सो इस इक्वेशन को जो है अपन स्केलेटल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, जिंक के लिए Zn, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 होता है, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो इसका जो है H2SO4 होता है, और जिंक सल्फेट, तो इस तरीके से जो भी केमिकल कंपोनेंट्स होंगे उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको रटना पड़ेगा, मींस इस जगह पे मैं कुछ सॉरी ZnSO4, ठीक है, ये ZnSO4 एंड दिस इज H2SO4। तो इस तरीके से जो मतलब मेन कंपोनेंट्स है, मतलब 50-60 के आसपास होंगे, तो आपको इस तरीके से रटना पड़ेगा उसको, ठीक है, कि ये इसका होता है, ये इसका होता है। जब आप कंटिन्यूअस उसको जब मतलब यूज करोगे ना, तो खुद ही याद हो जाएगा, एक जगह पे जब लिख करके रखोगे एंड बार बार देखोगे तो खुद ही याद हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो H2SO4 डायरेक्ट लिख दिया हमने, जिंक सल्फेट, अभी आगे यही सब यूज होगा, ठीक है, जो यूज होगा मैं उसको बता दूंगा कि इसको याद रखना है। तो जैसे एसिड को एक साथ लिख लेना, बेस को एक साथ लिख लेना, सॉल्ट्स को एक साथ लिख लेना, जब अपन चैप्टर खत्म करेंगे तो उस टाइम में हो सकता है कि एक लिस्ट दे दूं आपको कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड दिस इज जिंक सल्फेट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस है ये, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है, 2। तो अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ देखो कि कितने कितने एटम है किसका किसका, तो इन्होंने टेबल बना रखा है ऐसे एलिमेंट, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, Zn, जिंक, हाइड्रोजन, दिस इज सल्फर एंड दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, Zn, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब मैच करो कि दोनों साइड मतलब ये कितना कितना है, तो ये टेबल बनाया इन्होंने, नंबर ऑफ एटम इन LHS, मतलब रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम, तो जिंक कितने हैं LHS के अंदर, देखो इधर जिंक कितना है LHS के अंदर, 1 जिंक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक कितने हैं इधर, 1, देखो सिर्फ यही है, दिस इज योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट, ये दोनों जो है प्रोडक्ट है, ZnSO4 एंड H2, राइट, एंड जिंक एंड H2SO4 क्या आपका रिएक्टेंट है। सो रिएक्टेंट को पहले देखना, तो रिएक्टेंट के अंदर Zn कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, देखो यहाँ पे H2 2 है, सल्फर कितना है, 1 ही है सल्फर, एंड ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखो 4 है, ठीक है, ये सल्फर एंड ये आपका हो गया हाइड्रोजन एंड दिस जिंक। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, सल्फर 1 है एंड हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो हमने रिएक्टेंट के अंदर देख लिया कि सल्फर ये सब कितना है, राइट, इसको थोड़ा सा अपन साफ कर लेते हैं, थोड़ा गंदा लग रहा है, राइट। तो फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट के अंदर अब जैसे जिंक कितना है, हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये देखना है, तो ये आपका प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर जिंक देखो कितना है, 1 है,
ठीक है, जिंक 1 है। सल्फर कितना है? सल्फर भी 1 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4 है। एंड हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है। अब देखो ये बैलेंस्ड है क्या? अब बैलेंस्ड मतलब दोनों तरफ सारे एटम्स के नंबर्स, मतलब जितने एटम जिस चीज का राइट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट के अंदर, उतने ही प्रोडक्ट के अंदर है क्या? अब देखो ये सब बराबर है क्या? Zn के लिए 1 दोनों तरफ, ठीक है, 1 1 है। H के लिए दोनों तरफ 2 2 है। हाइड्रोजन सल्फर के लिए दोनों तरफ 1 1 है। ऑक्सीजन के लिए दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ 4 4 है। मतलब ये बैलेंस्ड है, ठीक है। इसको बैलेंस्ड नहीं करना पड़ेगा आपको, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उसका एटम नंबर ऑफ एटम जो है सेम है, तो इसलिए ये जो है बैलेंस्ड है। आगे लिख रखा होगा आप देखो, एज अ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम इन बोथ साइड ऑफ एरो 1.3, इक्वेशन ऑफ 1.3, इस इक्वेशन में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो बराबर है। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो ये जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। मतलब ये जो आपका Zn H2SO4 एंड ZnSO4 आपको मिला एंड H2 मिला, ये जो है बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड क्यों हुआ? क्योंकि Zn H एंड S एंड O दोनों तरफ क्या है? बराबर बराबर है, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस्ड करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब जो बैलेंस्ड नहीं होगा उसको लेंगे ना, मतलब बैलेंस करना है तो आपको, ठीक है, तो उसको कंसीडर करते हैं जो बैलेंस्ड नहीं है, तो अभी वही दे रखा है। So let us try to balance the following chemical equation। जैसे इन्होंने एक chemical equation लिया Fe plus H2O, then this will give you Fe3O4 plus H2, ठीक है। ये जो है आयरन है एंड ये आपका क्या वाटर है, वाटर के लिए क्या लिखते हैं? H2O, ठीक है। एंड दिस इज योर आयरन। अब इन्होंने क्या बोला है, अपने पास क्या था, लिख लेते हैं अपन, Fe plus H2O and this will give you Fe3O4 plus H2, ठीक है। अभी इसका नाम देख लेंगे अपन आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अपने को क्या मिल रहा है? ये Fe3O4 एंड H2 हाइड्रोजन गैस। सो Fe3O4 का जो नाम है फेरस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फेरस FeRROUS फेरस, फेरिक FeRRIC फेरिक ऑक्साइड OXID, ठीक है। तो इसको याद कर लेना Fe3O4, ठीक है। सो दिस इज द फेरस फेरिक ऑक्साइड एंड इसको अपन मैग्नेटाइट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। मिनरल मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको। तो इसको आप याद रखो, फेरस फेरिक ऑक्साइड से आपको यही आगे मिलेगा देखने को, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, टू बैलेंस फर्स्ट स्टेप है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रीव बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब इन्होंने क्या बोला कि एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, उसके अंदर क्या करो कि ये वाला बॉक्स, ठीक है, ताकि मतलब जो एलिमेंट्स है या फिर जो मतलब आपका जो कंपाउंड है जैसे H2O है, Fe3O, वो थोड़ा सा इधर उधर ना हो, ठीक है, आपको क्लियरली दिखे, इसलिए इन्होंने बनाया। बाकी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, यू कैन स्किप दिस फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है कि लिस्ट बनाओ, ठीक है, और जो जो एलिमेंट है, जो जो एलिमेंट यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे क्या क्या है, Fe मतलब आयरन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो यही तीनों पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो इन तीनों को लिख लिया हमने। फिर बनाओ इधर की रिएक्टेंट में अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट ऑफ जैसे Fe का, हाइड्रोजन का एंड O का, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब Fe कितना है प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन कितना है प्रोडक्ट में, तो काउंट कर लो कितने कितने हैं रिएक्शन से। तो जब आप काउंट करोगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे Fe कितने हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट की, पहले रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं, दिस इज योर रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट के अंदर Fe कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे देखो, क्योंकि H2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे 2 लिख दिया रिएक्टेंट के अंदर। और ये ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 ही है, तो इस तरीके से लिख दिया। ये रिएक्टेंट का है आपका नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब देखो पहला Fe है, तो Fe कितना है, 3 यहाँ पे है, Fe कितना है, 3 है,
तो यहाँ पे 3 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 लिख दिया। एंड ऑक्सीजन कितने हैं प्रोडक्ट के अंदर, ऑक्सीजन 4 है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, ये 4 लिख दिया हमने यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे मैच करो, मतलब दोनों साइड जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और Fe वो बराबर है क्या, देखो खुद ही आप। रिएक्टेंट के अंदर Fe कितने 1 है, प्रोडक्ट के अंदर 3 है। हाइड्रोजन कितने रिएक्टेंट के अंदर 2 है, प्रोडक्ट के अंदर 2 है, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं प्रोडक्ट के अंदर 4 है, रिएक्टेंट के अंदर 1 है। मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट जो है दोनों साइड बराबर नहीं है, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है, अपने को पता चल गया, ठीक है। अब जाके पता चला लिखने के बाद, मतलब आपको ऐसे ही करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। फिर स्टेप थर्ड के अंदर क्या करना है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास है, इन्होंने बोला है कि वैसे पहले वैसे कंपाउंड को बैलेंस करना स्टार्ट करो, ठीक है, जो सबसे ज्यादा एटम हो जिसके पास, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे Fe3O4, तो इसके पास कितने नंबर ऑफ एटम है, सारे एटम मिलाकर जो भी उस कंपाउंड में है। जैसे Fe3 फेरस फेरिक ऑक्साइड के अंदर कितना है, ये दिस इज योर फेरस फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, तो इसके अंदर Fe3 है, मतलब 3 Fe का, एंड ऑक्सीजन कितने 4, मतलब ये 7 है। और इसके अंदर कितना 2, सिर्फ हाइड्रोजन का है तो 2 ही है टोटल, और इसके अंदर 1 ऑक्सीजन का और 2 जो है हाइड्रोजन का, मतलब टोटल 3 है। और इसके अंदर एक, मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके अंदर है, Fe3O4, तो इसको जो है पहले बैलेंस कर लेते हैं अपन, ठीक है। इन्होंने यही बोला यहाँ पे कि उसी को जो है स्टार्ट करो बैलेंस करना, क्योंकि थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, राइट। इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर ये 7 एटम्स इस कंपाउंड के अंदर है, 3 तो Fe का एंड 4 जो है ऑक्सीजन का, राइट। इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब क्या करना है, जैसे हमने पहले तो चूज किया कि वैसा कंपाउंड चूज किया जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, जो भी एटम हो सब मिला करके। जैसे यहाँ पे Fe है एंड O है, तो ये सारा मिला करके 7 है टोटल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है दूसरा, मतलब आगे क्या बोल रहा है इसके स्टेप 3 के अंदर, क्या बोल रहा है, सबसे पहले उस एटम, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसका एटम सबसे ज्यादा है। जैसे पहले तो ये सिलेक्ट कर लिया कि 7 है टोटल, तो ये सबसे ज्यादा एटम वाला कंपाउंड है, ठीक है। फिर दूसरा क्या करना है, इसमें से उस एटम, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसका सबसे ज्यादा एटम है। मतलब ऑक्सीजन का एटम कितना 4 है, Fe का तो कितना है 3, तो सबसे पहले अपन ऑक्सीजन को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना, ठीक है। ये आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन को हमने चूज किया क्योंकि इसका नंबर ऑफ एटम जो है ऑक्सीजन का इसमें ज्यादा है, 4 है, तो इसलिए इसको मतलब पकड़ा। ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही करो, ये कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अच्छा होता है, आसान होता है, इसलिए जो है ऐसे कर रहे हैं अपन। तो हमने ऑक्सीजन को चूज कर लिया। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट, इन्होंने मतलब वही किया Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन ऑन इट, ठीक, ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया क्योंकि ऑक्सीजन जो है 4 है। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम इन RHS एंड ओनली 1 इन LHS। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि RHS के अंदर जो ऑक्सीजन 4 है सबसे ज्यादा है। तो ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया, तो अब देखो कि दोनों तरफ कितने कितने ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो इधर रिएक्टेंट के अंदर 1 है, प्रोडक्ट के अंदर 4 है, भाई बैलेंस्ड है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करना है, सो टू बैलेंस, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है, सो टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम करना क्या है, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड or elements involved in the reaction. For example, to balance oxygen atom we can put coefficient 4, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन जो है कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन लिया हमने, जैसे H2 है, इधर इधर ऑक्सीजन किसके साथ है, H2O के साथ है। तो अब यहाँ पे क्या है, आप इधर तो ऑक्सीजन कितने 4 है, तो इधर कितने हैं 1 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितने 1 है एंड राइट हैंड साइड 4 है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 4 लिख दिया आपने, अब यहाँ पे 4 लिख दोगे तो क्या होगा, ये पूरा एटम ही चेंज होगा, मतलब ये जो कंपाउंड है, सॉरी H2O कंपाउंड था, वो पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया यहाँ पे 4 लिखने से। मतलब कंपाउंड को चेंज नहीं करना है, ठीक है, कंपाउंड को आप चेंज नहीं कर सकते। जो कंपाउंड जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसके अंदर H2, उसको H2O सॉरी
उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब उसको चेंज नहीं कर सकते मतलब क्या कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, आप उसके कोफिशिएंट में कुछ भी लिख दो, एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर लिख दो जिससे कि वो बैलेंस्ड हो जाए वो पर्टिकुलर एटम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इधर तो एक ही है, तो इधर बैलेंस्ड करने के लिए अपने पास 4 लेना पड़ेगा। मतलब इसके कोफिशिएंट में हमने 4 लिखा, इस वाटर कंपाउंड के कोफिशिएंट में हमने 4 लिखा। मतलब अब देखो यहाँ पे 4 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब फिर से सबको मैच करो, ऑक्सीजन तो 4 4 हो गया, ठीक है, हमने 4 4 ऑक्सीजन कर लिया, कोफिशिएंट में 4 रख के यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 रख के, ठीक है, इनिशियल कुछ ऐसा था, अभी हमने यहाँ पे 4 रख दिया, एक की जगह पे 4 रख दिया, तो ऑक्सीजन जो है ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, पढ़ लेना इसको, कुछ ऐसा ही लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 रख दिया हमने। सो अब ये क्या है, मतलब अभी पूरा ये बैलेंस्ड है, इसलिए इसको जो है पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा बैलेंस्ड नहीं है इक्वेशन, इसलिए पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन बोल रहे हैं। अब क्या है, स्टेप 4 के अंदर Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अब यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया, ठीक है, इसको तो बैलेंस कर लिया, बच क्या गया, Fe एंड ऑक्सीजन। अब मैच करो सब, देखो यहाँ पे Fe कितने बचे, कितने हुए, और ऑक्सीजन कितने हुए, हाइड्रोजन कितने हुए। तो अब देखो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 4 दूना 8, तो हाइड्रोजन तो 8 है। अभी इधर कितने, 2, मतलब इधर 8 इधर 2, ठीक है, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस जो हाइड्रोजन है बैलेंस्ड नहीं है। Fe कितने हैं, 1 है रिएक्टेंट के अंदर, और प्रोडक्ट के अंदर Fe कितने, 3, तो ये Fe और H जो है बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, अब बैलेंस्ड नहीं है तो इसको बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो बैलेंस्ड करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही पैतरा इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले यूज किया है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, कोफिशिएंट में जो भी करना है कोफिशिएंट के अंदर करना है। तो जो है सबसे ज्यादा आप देखो इसमें कौन सा है, तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हाइड्रोजन ही है। अभी 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना स्टार्ट करो। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इधर 2 ही है तो यहाँ पे 4 लिख दोगे, तो 4 दूना 8, इधर तो रिएक्टेंट के अंदर 8 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट के अंदर भी कितना हो गया, 4 दूना 8, मतलब पहले से ही था ये जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस्ड किया था। मतलब अब हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब बचा क्या है, Fe को देखो वो है कि नहीं है, मतलब बैलेंस्ड हुआ कि नहीं है। तो Fe इधर तो 1 ही है, इधर 3 है, मतलब Fe बैलेंस्ड अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, Fe बैलेंस्ड अभी भी नहीं हुआ, यहाँ पे इन्होंने 4 लिया, देखो जैसे मैंने ऊपर लिखा था। तो Fe जो है बैलेंस्ड अभी भी नहीं हुआ है। अब Fe बैलेंस्ड नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, फिर से वही जो हमने दोनों के अंदर किया, कोफिशिएंट में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो Fe 3 है इधर, तो इधर Fe तो अकेले है तो 3 लिख दो यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो 3 लिख दिया, तो अब मैच करो सबको। तो इधर Fe 3 है, इधर Fe 3 है, Fe तो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, Fe ओके है। पहले फिर हाइड्रोजन को देख लो, तो हाइड्रोजन कितने, 4 दूना 8, ये वाला गुना होता है 4 दूना 8। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है ओके है, क्योंकि इधर भी 8 हाइड्रोजन हमने बैलेंस किया था। ऑक्सीजन कितने, तो ऑक्सीजन तो 4 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है कोफिशिएंट, यहाँ पे नीचे जो है इसका बेस में कुछ नहीं है, तो ये सिंपल सा 4 है, मतलब ऑक्सीजन 4। इधर ऑक्सीजन कितने, 4, तो ऑक्सीजन भी ओके है। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये जो हुआ आपका इक्वेशन, ये वाला, ठीक है, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ भी करना है तो कोफिशिएंट के अंदर करना है, कोई भी चेंज करना है तो कोफिशिएंट के अंदर करना है यहाँ पे। ठीक है, ये कोफिशिएंट है तो यहाँ पे कुछ भी करना है, इधर रिएक्टेंट में करो या फिर प्रोडक्ट में, दोनों तरफ कर सकते हो, लेकिन मतलब कोफिशिएंट के अंदर कुछ भी चेंज करना है। आप बेस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि H2O है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 4 नहीं लिख के बोलते कि यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 4 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड ही चेंज हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, पहले वाटर था, अभी पता नहीं क्या है ये। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, जैसे Fe अकेले था तो वहां पे आप बोलोगे 3 लिख देता हूँ Fe3, तो ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता ये अपने को पता भी नहीं है, लेकिन ये पूरा कंपाउंड का कंपाउंड ही चेंज हो गया, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। सिर्फ जो भी करना है यहाँ पे, जो भी करना है कोफिशिएंट के अंदर। ठीक है, तो इसको याद रखना, एक ही चीज अपने को मिला, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के अंदर कुछ भी करना है कोफिशिएंट। जो आप बहुत सारा इक्वेशन जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आप खुद ही कर लोगे, इसको ज्यादा हार्ड नहीं है, राइट। सो फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट द एटम ऑफ, ठीक है, वही काउंट वाउंट कर लो एटम को, कितने एटम किसका है, अगर दोनों तरफ बराबर है सबका तो बैलेंस्ड है। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी कर चुका है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज now balanced, this method of balancing chemical equation is called
heat and trial method as we make trial to balance the equation by using the smallest whole number in coefficient, ठीक है। अब ये क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब इन्होंने बोला कि हीट एंड ट्रायल मतलब हमने क्या अपने मन में सोचा कि इधर 4 रखूंगा 3 रखूंगा तो ये वाला बैलेंस्ड हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको इन्होंने मतलब हीट एंड ट्रायल बोला। ऐसा कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है बैलेंस करने का कि आप ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से। सो स्टेप 7 में क्या है, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब जैसे कि यहाँ पे जो Fe है, ये आपका वाटर है, ये आपका फेरस फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस है। तो इसका स्टेट क्या होगा, स्टेट मतलब अवस्था, जैसे वाटर में होगा एक्वस होगा, या फिर गैसियस होगा, या फिर सॉलिड होगा, ठीक है। मतलब 4 चीजें होता है, आप याद रख लेना, लिक्विड, गैस, सॉलिड एंड एक एक्वस होता है, तो उसको एक्यू से लिखते हैं, ठीक है, लिक्विड। सो लिक्विड, सॉलिड एंड एक्वस, तो इसको इसके लिए अपन सिंपल सा LiQ लिखते हैं सिंबल, एंड गैस के लिए सिंपल सा G लिखते हैं, सॉलिड के लिए S लिखते हैं, एक्वस के लिए AQ लिखते हैं। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो लिक्विड जहाँ पे LiQ लिखा हो वहाँ पे समझ जाना कि लिक्विड है। कोई भी कंपाउंड अगर होगा तो जैसे गैस है तो G लिखेंगे, एंड सॉलिड के लिए S, एक्वस के लिए AQ, ठीक है। तो स्टेट लिखना है सारे का, इन सारे का स्टेट क्या, इसका स्टेट, इसका स्टेट, इसका स्टेट क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर। सो केयरफुली एग्जामिन द एबव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1.9, इसको देखो सही से। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हर एक चीज का, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, जो भी कंपाउंड बन रहा है उसका स्टेट अपने को लिखना है। तो यह बोल रहा है कि आप देखो उसको सही से, कुछ ये दिखा रहा है क्या आपको, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, जो भी कंपाउंड यहाँ पे बना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो उसके अंदर आपको कुछ दिख रहा है, दिखने के बाद ये वही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट, नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट फिजिकल स्टेट। अब यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं ना, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फिजिकल स्टेट के अबाउट, ठीक है। तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। फिर आगे क्या है, तो बोलेंगे कि अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव मतलब कि अपने को पता चल जाए कि एग्जैक्ट, जैसे Fe था, Fe सॉलिड है कि गैस है, H2 है तो H2 एक्वस फॉर्म में है, या फिर लिक्विड फॉर्म में है, या फिर बर्फ है आपका तो सॉलिड हो जाएगा, मतलब जो भी है। तो उसको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए थोड़ा सा अपने को उस रिएक्शन को देख के पता चल जाए कि ये एक्चुअली है क्या, कैसा है। So the physical states of reactant and product are mentioned along with their chemical formula, ठीक है। ये जो केमिकल फार्मूला है, इसके साथ ही जो भी कंपाउंड यहाँ पे ये सब चारों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, तो उसका एक्वस जो स्टेट होता है उसको अपन लिख देते हैं। सो गैसियस हो सकता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिक्विड हो सकता है, एक्वस हो सकता है, एंड सॉलिड हो सकता है, ये 4 स्टेट हो सकता है। ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन, जैसे गैस के लिए G सिंपल सा स्मॉल g लिख सकते हैं, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ, एंड प्रोडक्ट के लिए सॉलिड के लिए S, ठीक है। तो ये सिंबल जो है हमने पहले पढ़ चुका है, राइट, तो कोई इतना टेंशन नहीं है। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं इसमें, ठीक है, कि एक्वस क्यों लिख दिया, मतलब लिक्विड है लेकिन एक्वस लिख दिया। तो एक्वस क्यों लिखते हैं, इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे डाइल्यूट एसिड था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या एक्वस बोल देंगे उसको, ठीक है, उसको लिक्विड नहीं बोलेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वाटर है, ठीक है, उसके अंदर हमने H2SO4 को डाल के मतलब फिर बनाया था सॉल्यूशन, तो इसलिए उसको जो है अपन जो है एक्वस बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एट सॉल्यूशन इन वाटर दैट इज नोन एज एक्वस, ठीक है। मतलब वाटर के अंदर सॉल्यूशन अगर आपने बनाया है उसको अपन एक्वस बोलते हैं। वाटर होना चाहिए एंड कोई दूसरा कंपाउंड होना चाहिए और सॉल्यूशन बनाया हमने तो उसको अपन एक्वस बोलते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होना एक्वस और लिक्विड में, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसको लिख लो कहीं पे एंड थोड़ा सा याद कर लेना। याद क्या समझ, जब तक समझोगे नहीं कि एक्वस है क्या तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। सो एक्वस है क्या, पानी है, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट है, मतलब अपने को एक सिंपल सा एक कोई प्रोडक्ट डाल दिया और पानी है तो अपने को एक सोल्यूशन मिलेगा, तो उस सोल्यूशन को अपन एक्वस बोलते हैं, ठीक है, मतलब पानी का कंटेंट होना चाहिए वहां पे, उसको अपन एक्वस बोलेंगे, ठीक है। तो जो ऊपर वाला इक्वेशन है
जो हमने अभी बैलेंस्ड किया था 3Fe plus 4H2SO4 एंड Fe3O4 एंड 4H2O H2 सॉरी। तो इसमें क्या है, Fe तो अपने को पता है, Fe लोहा, ठीक है, आयरन, वो क्या है, सॉलिड होगा। एंड सिर्फ वाटर है H2O, ये तो वाटर सिंपल सा, तो वाटर तो क्या है, लिक्विड है। सॉरी ये यहाँ पे देखो गैसियस फॉर्म में, वाटर एक्चुअली होता है लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे क्या वेपर फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर Fe3O4 फेरस फेरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होगा। एंड ये जो गैस है H2 गैस, ठीक है, ये तो अपने को पता चल रहा है कि H2 गैस है, तो यहाँ पे गैस लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे आयरन जो है सॉलिड है, H2O एक्वस फॉर्म में, सॉरी गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में होगा, तो इसलिए इस यहाँ पे G लिख रहे हैं। एंड ये जो है सॉलिड है, ये गैस है, ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देखना सही से। Note that symbol G is used with water to indicate that in this reaction water is in form of steam, ठीक है, वेपर और स्टीम के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे G लिखा है वाटर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू, मतलब कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है तो लिख दो, अगर पता है, याद है तो। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, etc फॉर रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो दैट। जैसे यहाँ पे ये वाला, जैसे ये एरो है ना, तो इसके ऊपर कभी प्रेशर हो सकता है कि इतना प्रेशर, कोई कंटेनर है तो उसके अंदर इतना प्रेशर मेंटेन किया गया, उसमें रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, वो प्रेशर को लिखा होगा आपके रिएक्शन के अंदर। या फिर बोल सकते हैं कि उसको हीट कर रहा है या फिर सनलाइट दे रहा है, तो हीट के लिए अपन ये वाला ट्रायंगल टाइप यूज करते हैं। प्रेशर है तो ऐसे लिख देंगे एटीएम। एटीएम क्या है, 340 एटीएम। एटीएम जो है यूनिट ऑफ प्रेशर, आगे पढ़ेंगे इसको। एंड दिस इज द कैटलिस्ट, क्लोरोफिल, ये क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसे कुछ इस तरीके से लिखा होगा, मतलब एरो के ऊपर हो सकता है या फिर नीचे, प्रेशर हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है, या फिर वो कैटलिस्ट हो सकता है, या फिर और भी कोई अगर दूसरा कंपाउंड वगैरह यूज कर रहे हैं, या फिर कोई और दूसरा चीजें जो रिएक्शन को एक्टिवेट कर सकता है या फिर डीएक्टिवेट कर सकता है, या फिर कुछ भी हेल्प कर सकता है रिएक्शन को कोई भी चीज करने में, तो यहाँ पे वो लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो याद रखना थोड़ा सा, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी मन हो दिया हो, ठीक है। तो ये नया इक्वेशन है, आगे इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखेंगे एक्चुअली, ठीक है। एंड फिर टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या होता है इसको देखेंगे, बहुत ही आसान है यार, मतलब ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हम लोग आज स्टॉप करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, एंड प्लीज लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो, अगर कोई डाउट हो रहा हो, कुछ लग रहा हो कि मतलब यहाँ पे दिक्कत है या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट कर देना, ठीक है। एंड इस वीडियो को शेयर कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे एक लाल बटन मिलेगा, ठीक है, और घंटी होगा उधर बेल वाला, उसको भी दबा देना, राइट। सो चले फिर बंद करते हैं, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।